ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, लेक्चर 6। बेटे आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लेक्चर नंबर 6, CFA USA लेवल 1 एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड। एंड आई एम ऑन टू लेक्चर नंबर 6। मैंने अभी अभी लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया और लेक्चर 5 में जो भी बताया मैंने that is how what I want to say you in regard to types of risk and specifically systematic risk and how we can calculate with the help of beta। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं हिंदी वाले लेक्चर में कुछ कम बताता हूं या ज्यादा बताता हूं, इंग्लिश वाला में कम बताता हूं या ज्यादा बताता हूं, तो आपको दोनों लेक्चर्स देखने हैं, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी आज अपने रजिस्टर को ओपन करें और देखिए मैंने क्या लिखा। ग्रेट मॉर्निंग, CFA USA लेवल 1, CFA USA लेवल 1 लेक्चर 6 की बात कर रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6 को शुरू कर रहे हैं बिकॉज आज हम लेक्चर 6 की बात करेंगे, ठीक है जी। और पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न की बात करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी। देखिए मैंने इस समय आपके सामने एक बच्चे की फोटो बना दी कि किस तरह से ये एक टेबल चेयर में बैठ के पढ़ा तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है तो हम ज्यादा बढ़िया पढ़ पाते हैं, एनर्जी ज्यादा फ्लो करती है। बेटा मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आज की डेट में भी मैं ऐसा ही करता हूँ, इसलिए खड़े होकर पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं अगर फुल एनर्जी दूंगा तभी तो आप में फुल एनर्जी आएगी। आप मेरे वीडियोस और किसी और के वीडियोस देखिए, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे मेरे वीडियोस में, ठीक है जी। आइए, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल के साथ साथ मेरी कहानी आज जो स्टार्ट होती है, बड़ी प्यारी सी कहानी है जी। मेरी चर्चा, माई स्टोरी टुडे इन टुडेज लेक्चर नंबर 6 I will be explaining you something about learning outcome number F in my Hindi version, Hindi come English version, and I will be basically focusing towards CAPM, capital asset pricing model, and the line which is being given by William Sharpe, that is security market line, and we have already seen in the last lecture number 5 that what is the difference between SML and CML, but still ये बातें मैंने कुछ बता दी हैं आपको, मुझे मालूम है, बट मैं तो एक एक लर्निंग आउटकम आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये लर्निंग आउटकम मैं अब कवर कर रहा हूँ, ये लर्निंग आउटकम मैं अब कवर कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक आपको लगेगा 3-4 लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो गए, बिकॉज मैं कहानी जैसे बता रहा हूँ। एक लेक्चर का दूसरे लेक्चर से रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं कि एक कहीं और जा रहा है, सेकंड कहीं और जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या रिलेशनशिप है। बेटे भूपेश आनंद ऐसा नहीं करता, इंग्लिश हिंदी इसलिए रिकॉर्ड कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आप एक्चुअली में, जब मैं इंग्लिश वाला करता हूं ना, तो उसमें मेरे विचारधाराएं कुछ दूसरी होती हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सेम एग्जांपल यूज करूं, बट स्टिल आपको दोनों लेक्चर्स देखने थोड़े फास्ट ट्रैक में, स्पीड में देख लें, क्या हो गया है ना। तो आप सब कमर सीधी करके बैठिए, रजिस्टर ओपन कर दीजिए। आइए मेहरबान कदरदान, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ही कह दूं कि मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 4 में 5 में ये तो कंप्लीट कर ही दिया, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये तो कवर कर ही दिया बेटे, है ना। ये देखो लर्निंग आउटकम नंबर सी अगर आप देखें तो मैं थोड़ा सा और नीचे, ये देखिए एक्सप्लेन सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, ठीक है। अभी मैंने लर्निंग आउटकम नंबर डी कवर नहीं किया, मेरे को मालूम है कि मैंने कवर नहीं किया, मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं कवर किया, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अभी लर्निंग आउटकम नंबर डी, बिकॉज इसका भी रिलेशनशिप बनेगा नहीं कि मैं एकदम बता दूं, बिकॉज अभी मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो इंटर रिलेटेड है। CAPM की बात कर रहे हैं, विलियम शार्प की बात कर रहे हैं, SML की बात कर रहे हैं, अंडर प्राइसिंग की, अच्छा अंडर प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग में रिटर्न के बाद बताऊंगा, ठीक है। अच्छा मतलब इसके बाद का जो लेक्चर होगा रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स की होगा। आज ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बीटा भी बताया था, लेक्चर नंबर 5 में, ये लेक्चर नंबर 6 है। बेटे लेक्चर नंबर 5 में मैंने कहा आपको कि बीटा के 2 तरीके निकालने के, एक तरीका है ग्राफिकल मेथड और एक तरीका है फॉर्मूला मेथड, दोनों लॉजिकल हैं। मैं आज थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा आपको बीटा के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्सप्लेन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड अजम्पशंस। एंड आज के इस लेक्चर में मुख्य तौर पर लेक्चर नंबर 6 में, बेटा ये मुझे पता है, आपको पता है, आई नो दैट यू नो, बट आई वॉन्ट टू अगेन रिपीट इट फॉर, छोटा सा लेक्चर है, आपको लर्निंग आउटकम नंबर F समझ आ जाएगा कि मैंने क्या करा है ना। तो आइए जल्दी से हम शुरू कर रहे हैं अपनी कहानी, और अपनी कहानी में मैं एक बात और बता दूं,
बेटे मैंने आपको 3-4 कंसेप्ट जो कराए हैं, है ना, उसको देख लेते हैं जो कंसेप्ट हमने कवर किए बेटे साथ साथ, क्योंकि बिकॉज आई हैव डिवाइडेड एवरीथिंग इन माय कंसेप्ट्स. तो आइए लेट्स हैव ए लर्निंग, लेट्स हैव ए क्विक recap in regard to concepts. I think we have discussed concept number 1, capital asset line, budget line and capital market line. We have also discussed indifference curve. We have also discussed portfolio risk. We have also discussed beta. We have also discussed CML and SML. I think ये 5 concepts मैंने discuss कर दिए हैं और बड़े सारे लर्निंग आउटकम भी कंप्लीट हो गए हैं. अभी ये रहता है पेंडिंग में और ये रहता है पेंडिंग में. तो मैं आज अभी इन्हीं में हूं बेटे, मैं आज इसी के ऊपर हूं, अभी बीटा के ऊपर और कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर. इन्हीं को थोड़ा सा और कंक्लूड करके आज कंप्लीट करेंगे और फिर मैं रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स के साथ साथ आपको कराऊंगा अंडर प्राइसिंग एंड ओवर प्राइसिंग. तो मैं भूपेश आनंद कंसेप्ट नंबर 5 में ही हूं, इसलिए आप घबराना मत, मैं आपके साथ चलूंगा. आप आइए जल्दी से हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की बात करें और मैं भूपेश आनंद. उससे पहले चाहता हूं एक छोटा सा रिवीजन आपको दे दूं कि रिगार्डिंग बीटा. बीटा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी बीटा. बीटा एक टूल है, जैसा हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में. बीटा एक टूल है विद हेल्प ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट, आई कैन कैलकुलेट सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टम के रिस्क को निकालने का एक तरीका जिसको हम बोलते हैं बीटा. वी हैव ऑलरेडी सीन इन लेक्चर नंबर 5. अब बेटे ये सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, मैं देखता हूं कि मार्केट में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और एप्पल कंप्यूटर्स में या माइक्रोसॉफ्ट में या कोका कोला में कितना चेंज आ रहा है. मतलब अगर मार्केट हिल रही है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की 10% से ऊपर जा रही है, तो क्या कोका कोला का शेयर भी ऊपर जा रहा है? 10% से ऊपर जा रहा है, 10 से कम जा रहा है, 10 से कम ज्यादा जा रहा है. इट मीन्स आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट मूवमेंट एंड दिस सिक्योरिटी मूवमेंट. एंड दिस रिलेशनशिप, ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, किस किस के बीच में? मार्केट के बीच में और उस सिक्योरिटी के बीच में. बेटे इस मोहब्बत को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक टूल से, एंड दैट टूल अगेन आई विल बी यूजिंग सेम कंसेप्ट, दैट इज मेजर रिलेशनशिप. प्यार निकालने के लिए कि प्यार है या नहीं, तो मैं पहले कोवेरियंस का इस्तेमाल करूंगा. हाँ, यहां पर दो सिक्योरिटीज के बीच में मेरे को रिलेशनशिप नहीं देखनी. आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी, सो आई विल बी वाचिंग द कोवेरियंस बिटवीन द मार्केट एंड द सिक्योरिटी. एंड बिकॉज मार्केट बड़ी होती है, तो बड़ी चीज का हम बेस बनाते हैं क्योंकि बेबी को बेस पसंद है. तो बेटे मैं पहले कोवेरियंस निकालूंगा किस किस के बीच में, कोवेरियंस कैलकुलेट करूंगा मार्केट और सिक्योरिटी के बीच में डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट. यही फॉर्मूला है. तो आई कैन कैलकुलेट बीटा विद हेल्प ऑफ 2. बेटे अब तो मुंह जबानी आपको करना लग जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया. आई कैन कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला, आई कैन कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ दिस ग्राफिकल मेथड. मैंने कैरेक्टरिस्टिक लाइन बताई थी, एंगल बताया था, सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन बताई, आपको बताया था कैसे ड्रॉ करते हैं. तो आज मैंने आपको कहा बीटा का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है. बीटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल और बाय फॉर्मूला मेथड. अब आपको पता है कि हम कभी भी कुछ भी बनाते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल we always write down in x-axis and dependent variable we always write down the y-axis. तो यहां पर हम बीटा लेंगे, ये बात आपको पता ही है, और यहां पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दैट सिक्योरिटी लेंगे, ये बात भी आपको पता ही है. अच्छा, जब हम इन सब का रिलेशनशिप ग्राफिकली देखते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर 4 नंबर में किया था या 5 में भी किया होगा, और उसकी लाइन एक रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक लाइन एंड इट इज नेम्ड एज ग्राफिकल मेथड. तो आप लिख लीजिए बी पॉइंट. लिखना है बेटे, कमर सीधी करके बैठना है, लिखना है. भले आपने लेक्चर 5 में कुछ लिखा है इसके बारे में, यार लिखना है. इफ ऑन एक्स एक्सिस वी प्लॉट एक्सेस रिटर्न, इफ वी प्लॉट, इसी तरह से हम यहां पर एक्स एक्सिस में हम कुछ और भी प्लॉट कर सकते हैं. आइए हम देखें, मैंने आपके लिए एक केस स्टडी किया. आइए जरा केस स्टडी को देखते हैं, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं. रिटर्न RFR is 6% and return from the security is 10%. तो आप ये बताइए आपको एक्सेस कितना चाहिए? एक्सेस 4% चाहिए. तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आई कैन प्लॉट यहां पर एक्सेस रिस्क और वाई एक्सेस में मैं लिख सकता हूं एक्सेस रिटर्न. आराम से एक्सेस रिस्क और एक्सेस रिटर्न की रिलेशनशिप को, एक्सेस रिस्क और एक्सेस रिटर्न की रिलेशनशिप को बेटे खाली समझाने के लिए बता रहा हूं.
बीटा, बीटा को भी लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया, मैंने जान के कहा एक्सेस रिटर्न, एक्सेस रिस्क, क्योंकि बीटा में आप बीटा ये भी ले सकते हैं, यू कैन टेक 1, यू कैन टेक 2, यू कैन टेक 3, बीटा जितना मर्जी लें। तो जितना ज्यादा बीटा लेंगे उतना ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क होगा और उतना ज्यादा रिटर्न आएगा। तो मैंने एक्सेस रिस्क और एक्सेस रिटर्न लिख दिया। समझने का मतलब है बेटा, आपको मैं अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए। Now we can plot excess return on the market and excess return on the stock and try to draw a line in between them, and it is named as security characteristic line. We have already seen that, and the slope of that is named as beta. I think ये हमने already lecture 5 में किया हुआ है। तो excess return of market and excess return of security ये हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। फॉर्मूला मेथड भी हम कर चुके थे। प्यार, प्रेम अपॉन लड़ाई, you know, we have seen this in the standard deviation, Carl Pearson also standard deviation। तो मैंने कहा प्यार अपॉन लड़ाई, प्यार किस किस के बीच में देखना है, मार्केट और सिक्योरिटी के बीच में, लड़ाई किसके बीच में देखनी है, उन्हीं के बीच में। उसके सिंबल को यूज कर दिया हमने, covariance between market and security upon variance of market and security, and we know that if I am given with the covariance I can calculate correlation। आपको पता है correlation between market and security क्या होगी? जैसे मैंने आपको बताया covariance between market and security अपॉन वेरिएंस अपॉन कुछ भी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब आप इसकी जगह कोरिलेशन भी लिख सकते हैं, यू कैन पुट कोरिलेशन ऑल्सो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर मैं ये वाली चीज पुट कर दूं कोवेरियंस की जगह यहां पर, तो मैंने यहां लिख दिया कोरिलेशन, मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने इसकी जगह लिख दिया कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट को मैंने लिख दिया स्टैंडर्डाइजेशन मार्केट होल स्क्वायर। ये कट गया और आपके पास एक फॉर्मूला बन गया बेटे, ये फॉर्मूला बन गया, ये बेटे देखो फॉर्मूला बन गया, मैंने तो डिराइव करके बता दिया यार। कहां पे आपको करिकुलम और कहां पे स्क्वायर बताएगा, ये डिराइव कर दिया कि यहां से ये कट जाएगा और उसके बाद आप बीटा निकाल सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी इनटू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्केट। बेटे इससे आसान तरीका नहीं है, लेकिन आपको इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। इंटरप्रिटेशन देखेंगे नीचे, इफ बीटा ऑफ इन्फोसिस इज इक्वल टू 2। अब एक बात सुनना, जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क होगा। मान लेते हैं 2 है, इसका मतलब अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 10% से बढ़ी तो इन्फोसिस का शेयर 20% से बढ़ेगा। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 5% से कम हुई तो इन्फोसिस का शेयर 10% से डिक्रीज होगा। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या बोल गया। बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल गया मैं, लिख लो बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमें पता ही है, ये पता है बेटे, लिख लो रिलेशनशिप मार्केट बीटा इज ऑलवेज 1। Now it depends upon this. Lower the beta of a portfolio, lower will be the risk। जितना बीटा कम होगा उतना रिस्क कम होगा, उतना रिटर्न कम होगा, है ना। बीटा कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। बेटे पेपर में टेस्टेबल है, मैंने नो डाउट लेक्चर 5 में आपको डिस्कस किया है, बट स्टिल मैंने ब्लैक स्लाइड्स के साथ और बताने की कोशिश की। बेटे तो लिखो इफ it depends upon the beta can be negative। Note number 2, as in case of gold prices, when there is an upward trend in the market, then gold prices shows a downward trend because investors will sell gold and invest in market। बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेस्टेबल एरिया। नोट नंबर 2 आप लिख लेंगे तो समझदार रहेंगे। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी मेरा कुछ बताने का तरीका और है। मैं चाहता हूं कि आपको सीधा मैं आ जाऊं कंसेप्ट नंबर 5 में, जो मैंने आपको बताना है कैपिटल मार्केट लाइन, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लर्निंग आउटकम नंबर F। नो डाउट आपको आज जो मैं बताऊंगा शायद सब पता हो, क्योंकि मैंने बताना वही है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मैंने बताना विलियम शार्प, मैंने बताना कि विलियम शार्प ये कहता है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क के ऊपर रिटर्न नहीं मिलना चाहिए। विलियम शार्प ये कहता है कि जितना ज़्यादा रिटर्न चाहिए उतना ज़्यादा आपको बीटा लेना पड़ेगा। और आप रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो कैसे निकाल सकते हैं कि भाई एक इन्वेस्टर रिटर्न रिस्क फ्री में तो डालेगा ही, प्लस कुछ पैसे वो मार्केट की सिक्योरिटीज में डालेगा। लेकिन जब वो मार्केट की सिक्योरिटीज में डालेगा, जैसे मैंने बताया था कि CFA USA अगर आप करते हैं तो नॉर्मल ग्रेजुएशन से ज्यादा आपको रिस्क रिटर्न चाहिए। तो इट मीन्स रिटर्न फ्रॉम द मार्केट माइनस रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। इट मीन्स दैट प्रीमियम यू वांट योर प्रीमियम, आपको गाड़ी चाहिए, आपको और भी कुछ चाहिए, दैट रिस्क प्रीमियम
नाउ दैट रिस्क प्रीमियम कितना चाहिए वो डिपेंड करता है आप कितना बीटा वाला सिक्योरिटी लेते हैं। आप स्मॉल कैप लेते हैं, मिड कैप लेते हैं, लार्ज कैप लेते हैं, स्मॉल कैप में भी प्राइवेट इक्विटी क्या लेते हैं। इट मींस हाई द बीटा हाई विल बी द रिस्क। तो आप क्या करेंगे, दैट रिस्क प्रीमियम विल बी मल्टीप्लाइड विद द बीटा ऑफ सिक्योरिटी अपॉन बीटा ऑफ मार्केट। बीटा ऑफ मार्केट होगा 1, तो बेटे एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको ग्राफिकली हम प्रिपेयर करेंगे। जब हम ग्राफिकली बनाएंगे तो उस लाइन का नाम पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन जो है दो चीजों के बीच में मोहब्बत निकालती है, एक सिक्योरिटी के बीच में और एक मार्केट के बीच में, इसलिए उसका नाम पड़ेगा सिक्योरिटी मार्केट लाइन। लास्ट लाइन बता दी बेटे, और क्या करूं बताओ। तो आप एक छोटी सी बात पहले लिख लें, कंपैरिजन बिटवीन दिस अभी करेंगे, कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन, वी हैव सीन दैट। तो मैं अभी भले कंपैरिजन की वजह ना भी आऊं, तो आप पहले यहां देखिए, ये एसएमएल की बात कर रहा हूं मैं, पहले आप एसएमएल लिखिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री, रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम, that is extra return from the market minus risk free upon beta of market, and beta of market is always equal to 1. We have seen in so many lectures, lecture 4, 5, 6, अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वो भी देख लेते हैं। चलिए अब असम्पशंस में आ जाइए। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लर्निंग आउटकम नंबर एफ जो कह रहा है उसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है भाई साहब, ये क्या कह रहे हो, 10 बार तो बता दिया। The relationship between beta and expected return is depicted by Chartered Accountant Prime Minister, CA, Chartered Accountant Prime Minister। मैंने जस्ट ऐसे ही बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम, इसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इट मींस बीटा और रिटर्न के बीच में जो मोहब्बत कराता है उस मॉडल का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम मिनिस्टर, लॉजिकली मैंने ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस में मैं इंडिपेंडेंट लेता हूं, वाई एक्सिस में डिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूं। तो मैंने एक्स एक्सिस में बीटा लिया और वाई एक्सिस में एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया। हमें पता है बीटा ऑफ मार्केट हमेशा 1 होता है, क्योंकि मार्केट ही तो बेस है। आप ये बताइए बेस हमेशा 1 ही होगा ना, तो मैंने बीटा को 1 लिया। अच्छा, जब मैं बीटा 1 से यहां तक लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहां पर जो आएगा दिस इज मार्केट पोर्टफोलियो, बिकॉज मार्केट का बीटा 1 होता है। तो यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो दिस विल बी रिटर्न फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो, मतलब रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक बात समझ आ गई। अगर आप इससे ज्यादा वाले बीटा में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, सीधी सी बात। अगर आप इससे कम वाले बीटा में करते हो तो आपको रिटर्न और कम मिलेगा, सीधी सी बात। वो डिपेंड करता है कि कितना मीठा डालते हो। तो अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हो रिस्क फ्री से, बेटा रिस्क फ्री से करना जरूरी है, जैसे मैंने कैपिटल एसेट लाइन से बताया था। तो रिस्क फ्री से जब आप इन्वेस्ट करते हो और उससे लाइन ड्रॉ करते हो बेटे, तो इस लाइन को हम बोलेंगे सिक्योरिटी मार्केट लाइन। दिस इज नेम्ड एज ईदर विलियम शार्प लाइन, ईदर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, or because this line represents the relationship between the security and the market, that's why it is also named as security market line। कुछ भी कह दीजिए, मर्जी आपकी है। मैं कुछ आगे चलूंगा बेटा, इक्वेशन मैं 10 बार बता चुका हूं। एक बच्चा कहता है जी इसमें से बीटा ऑफ मार्केट कहां चला गया, उसके कान पे थप्पड़ मारना है जब मैं कहूंगा बीटा ऑफ मार्केट। बेटा बीटा ऑफ मार्केट 1 होता है, आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब आप बड़े हो गए हो, इसलिए इसको मैंने रब ही कर दिया। लो जी लो, मैं इसको रब ही कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं बेटे, रब कर रहा हूं। लो बेटे लो ना बेटे लो, मैंने तो रब कर दिया ना बेटे, रब ही कर दिया बेटे लो, क्योंकि बीटा ऑफ मार्केट 1 है। आपको मैथमेटिक्स नहीं पता 3rd क्लास की, कुछ 1 होता तो लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो ये इक्वेशन आपको समझनी है जी। इक्वेशन ऑफ CAPM, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री प्लस रिस्क इनटू रिस्क प्रीमियम। आप इस लालच के लिए, आपको ये लालच है कि मैं CFA USA जब कर लूंगा तो मेरा पैकेज ज्यादा होना चाहिए ना, दिस लालच के लिए आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सजा है मेरे बेटे, ये सजा है। सजा का मतलब क्या हुआ, आपको उस एक्स्ट्रा के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी वो ज्यादा मिलेगा। जितनी बड़ी सजा उतना बड़ा रिटर्न, सीधी सी बात। तो हायर द बीटा, हाई विल बी द रिस्क। So this line which represent the relationship between किस किस के बीच में, रिस्क फ्री, बीटा
एंड एक्स्ट्रा रिटर्न इज नेम्ड एज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं। अब assumptions में आ जाइए, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कभी बताई हुई हैं, बट बिकॉज दीज assumptions आर वेरी प्रीशियस। पहली बात है कि रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स है। यार ये बात तो हमें पता ही है, हम पूरी पोर्टफोलियो रिस्क रिटर्न की पूरी क्लास पूरा सब्जेक्ट ही कर रहे हैं कि इन्वेस्टर रैशनल है, समझदार है। मतलब जब उनका रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। वो बुद्धू नहीं है, वो ज्यादा चालाक भी नहीं है, मतलब क्रिश जैसे भी नहीं है और ईशान जैसे तारे जमीन वाले बच्चे जैसे भी नहीं है। नॉर्मल इंसान है। इस दुनिया में ज्यादातर नॉर्मल इंसान पाए जाते हैं और नॉर्मल इंसान रिस्क अवर्स ही होते हैं। Investors will select investor will select the portfolio based on the individual preference, ठीक है। नो इंसिडेंस, नो ट्रांजैक्शन, ये बात तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। लगान है ही नहीं, साढ़े नाल रो गेते ऐश करोगे। नो टैक्स, नो इंसिडेंस, अच्छा नो ट्रांजैक्शन ऑफ टैक्स। ये बेटा ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये गलत लिखा हुआ है। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑल इन्वेस्टर्स विल हैव सेम एक्सपेक्टेशंस। आपको पता है जब मैंने वो लाइन बनाई थी कैपिटल मार्केट लाइन, तो मैंने कहा था जी ग्लोबली सबकी एक्सपेक्टेशन सेम होती है, इसलिए मैंने लिखा ऑल इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। लिख लो बेटा, लिख लो बेटा, लिखोगे ना तो ज्यादा समझ आएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं। आइए थोड़ा सा और आगे चले, आइए मेहरबान एक क्वेश्चन करके देखते हैं। वैसे मैंने कराया हुआ ये क्वेश्चन। ये क्या लिखा है? डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। जो मुश्किल रास्ते होते हैं, जैसे सीएफए यूएसए के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं या जॉब के साथ कर रहे हैं, मुश्किल होगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना, पैसे देने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा, रियल लाइफ से जोड़ना पड़ेगा। तो लॉजिकली जब आप डिफिकल्ट रोड से जाओगे तो आने वाले रास्ते, आने वाले जो रिजल्ट होंगे वो भी बढ़िया होने वाले हैं यार। घबराओ मत। बेस्ट कोर्स आप कर रहे हो फाइनेंस फील्ड से, अगर आपको फाइनेंस से प्यार था तभी तो आपने ये कोर्स किया, यू शुड गो फॉर इट। फर्स्ट अटेम्प्ट में लेवल 1 क्लियर करो बेटे, ग्रेजुएशन के साथ ही पेपर दे दो। जब आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर क्यों ना अवेल करें। एक मेरा जमाना था जब ग्रेजुएशन के बाद हमारे को कोई कोर्स करने को मिलता था और सीएफए यूएसए में इंडिया में दे भी नहीं सकते थे यार। कर लो बेटे, कर लो, ये मौका, ये सुनहरा चांस फिर नहीं आएगा, ये लम्हे वापस नहीं आएंगे, गुजरते जा रहे हैं लम्हे। या तो मोबाइल फोन में टाइम वेस्ट कर दो और या ईमानदारी से कर दो बेटे, आप ही का बेनिफिट होगा, आपके पेरेंट्स का उससे ज्यादा बेनिफिट आपका है। आपके पेरेंट्स का क्या बेनिफिट है बेचारे, वो तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे सेट हो जाएं जल्दी से, है ना। करो बेटे, करके दिखाओ। ये देखो रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री 10% है, 1.6 है बेटा, ये मैंने परसेंट काट दिया, है ना। तो इसमें निकालना क्या है, आ जाओ। अच्छा ये बीटा बीटा, अच्छा रिटर्न फ्रॉम मार्केट है, रिटर्न फ्रॉम मार्केट लिखा नहीं हुआ गलती से, 12% है। तो आप आराम से फॉर्मूला यूज कर दो, 10% रिस्क फ्री, एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम दैट इज 2%, उसके लिए 1.6 कर सकते हैं। इजी हो सकता है, क्या मुश्किल नहीं है। कैलकुलेट ईआर एज पर दिस दिस दिस, यहाँ पे भी गलती से उन्होंने परसेंटेज लगा दिया, कोई बात नहीं बेटे, घबराना क्यों है, घबराएं क्यों, डरना किस बात का है। आइए आइए, मैं बस नोट 1 और नोट 2 लिखकर आज के क्लास को कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा डेडिकेशन आज लर्निंग आउटकम नंबर एफ पे था। मैंने अभी रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स बताने हैं, लेकिन पहले नोट 1 लिखिए, रिक्वायर्ड रिटर्न। आप ही बताइए ना, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है। जब आप इतनी मेहनत करते हैं, जब आप इतनी शक्कर डालते हैं, जब आप चाय बनाते हैं तो इतनी चाय पत्ती डालते हैं, तो उसमें उतना तो कड़कपन होना चाहिए। रिक्वायर्ड मीन्स अगर हम ये करते हैं तो ये तो होना चाहिए। Required return is the bare minimum return which an investor should get on the basis of systematic risk, on the basis of systematic risk, on the basis of systematic risk, on the basis of systematic risk। मतलब इतना रिस्क लिया है तो इतना रिटर्न तो होना ही चाहिए। इस सिद्धांत का नाम है रिक्वायर्ड रिटर्न, सीधी सी बात। एंड इन ऑल इन्वेस्टर्स शुड गेट all investors should get on the basis of systematic risk, that is what should be the return। अभी लिख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब मैं रिटर्न मॉडल्स करूंगा। आप यहां पर आ जाए। ये बेटे एसएमएल तो पता चल गई। अब बार बार मेरे से मत बुलवा बेटा, बहुत मेरा गला भी दर्द हो रहा है। आपने ये देखो बनाया हुआ है,
है ना, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, अगर आप बीटा 2 है तो इतना रिटर्न आना चाहिए, है ना। अब इससे कम आए या इससे ज़्यादा आए वो हम देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं रिटर्न जनरेटिंग मॉडल्स में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसका मतलब अभी मैं ओवर प्राइसिंग और अंडर प्राइसिंग रिटर्न जनरेटिंग मॉडल के कंसेप्ट के बाद बताऊंगा या इसके साथ बताऊंगा, है ना। लेक्चर 6 का आज मेरी तरफ से कंप्लीशन है। मैं अभी लेक्चर 7 में इस पूरी बात को इंग्लिश में बताने वाला हूँ। आप प्लीज़ अटेंड कीजिएगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।